राइट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग को थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट करना है। ये मरी का टेस्ट है और इस टेस्ट का काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। फिर भी हम लोग बात करेंगे कि टीएटी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे, बैकग्राउंड लेवल की बात करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर टीएटी टेस्ट की बात करें तो जिसको हम लोग थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट भी कहते हैं, इसे रिसर्च वैल्यू के व्यू पॉइंट से रोशाक टेस्ट, जो आपने सुना होगा, जिसे हरमन रोशाक ने बनाया था, हरमन रोशाक के रोशाक टेस्ट के तुरंत बाद रखा गया है। और ये दोनों ही टेस्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट आपको बताया था एमए में कि क्या होता है, या थर्ड ईयर में भी आपने पढ़ाई है कि इसमें कुछ हम अनस्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स या फोटोज के थ्रू प्रेजेंट करते हैं और माइंड में आपकी जो भी चीजें आ रही हैं वो आपको बतानी होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी सही गलत नहीं होता। तो ये हमारा प्रोजेक्टिव टेस्ट है बेसिकली, और जिसे मरे ने बनाया था। इसमें कुल मिला के 31 कार्ड्स होते हैं। 31 कार्ड्स होते हैं, इसमें 31 कार्ड होते हैं। इनमें से 19 कार्ड को और एक सादा कार्ड, एक ब्लैंक कार्ड को हम क्या करते हैं, व्यक्ति की उम्र और उसके जेंडर के अनुरूप चूज कर लेते हैं और फिर हम उस इंसान को वो कार्ड्स एक एक करके दिखाते जाते हैं। और वो देखने पे, जैसे एक कार्ड दिखाया तो देखने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको उस कार्ड में जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ भी स्टोरी जो उसके मन में आई वो उसे लिखनी होती है। ठीक है, तो ये कहानियां उसको लिखनी होती हैं कि करके सारे कार्ड्स हम दिखाते हैं, सारे कार्ड्स के अकॉर्डिंग वो अपनी अपनी कहानियां लिख देता है। और इन कहानियों को लिखने के लिए इसको हम 5 मिनट देते हैं बेसिकली, क्योंकि बहुत लंबी लंबी भी हो सकती हैं। लेकिन हर जगह ये थोड़ा सा वेरिएशन है कि कितना टाइम हम देंगे कहानियां लिखने के लिए। फिर इन कहानियों का कि हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में एक कंक्लूजन निकालते हैं कि कैसी उसकी पर्सनैलिटी है। और टीएटी का प्रयोग कहें तो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा हमें पता चलता है उसकी जो डिफरेंट टाइप की नीड्स है उसकी पर्सनैलिटी में। अचीवमेंट नीड है, एफिलिएशन नीड्स हैं, और भी तरह की जो नीड्स हैं उसमें कौन सी नीड बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, डोमिनेट कर रही हैं अदर नीड्स को, ये हमें पता चल पाता है। तो ये हो गया हमारा टीएटी का बेसिक बैकग्राउंड। अभी अब हम लोग बात करेंगे कि इसका प्रैक्टिकल आपको करना कैसे है। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए आपको पहले तो आपका पर्पस पता होना चाहिए। हम लोग यहाँ किसका प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं, मरे का ही यूज कर रहे हैं टीएटी पर। उमा चौधरी ने जिसका इंडियन अडेप्टेशन किया है, हम उन कार्ड्स को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पे उद्देश्य यही है कि या पर्पस यही है कि उमा चौधरी द्वारा दिए गए टीएटी के भारतीय अनुकूलन, इंडियन अडेप्टेशन यानी कि भारतीय अनुकूलन द्वारा परीक्षार्थी या प्रयोज्या की व्यक्तित्व का मापन करना। ठीक है, उमा चौधरी द्वारा दिए गए टीएटी के भारतीय अनुकूलन द्वारा परीक्षार्थी या प्रयोज्या की व्यक्तित्व का मापन करना, ये आपका उद्देश्य हो गया। अब परिचय की बात करें अगर, तो परिचय मैंने आप लोग को दे ही दिया है कि ये जो हमारा टेस्ट है उसे मरे मॉर्गन ने 1935 में हमें इंट्रोड्यूस कराया था, या मरे मॉर्गन ने दिया था। और इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, परसेप्शन की बात कर रहे हैं कि लोग चीज़ों को कैसे परसीव कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर चाहो तो परसेप्शन के बारे में लिख सकते हो कि परसेप्शन एक जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाह्य वातावरण की घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करके उसकी व्याख्या करते हैं। यही तो है परसेप्शन, एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाह्य वातावरण की घटनाओं के बारे में, बाह्य वातावरण की घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करके उसकी व्याख्या करते हैं या उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, ये आप लिख लेना। इसके साथ साथ मैंने आपको इसके बारे में और भी
बहुत सारा इंट्रोडक्शन दिया है, वो भी लिख लेना। बेसिक अभी हम बात कर रहे हैं, तो अब हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ टीएटी की। तो टीएटी ने, जैसे हमने कहा कि मरियन मॉर्गन ने इस टेस्ट को यूएसए में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया था और यह बताया था कि ये व्यक्तित्व व प्रक्षेपी परीक्षण है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से, डेप्थ लेवल से जानने और समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। परीक्षण में क्या होता है, कुछ तस्वीरें होती हैं जिसकी सहायता से परीक्षार्थी को कहानियां लिखनी होती हैं। अब प्रोजेक्टिव टेस्ट होने के कारण, प्रोजेक्टिव यानी कि हमारा प्रक्षेपण विधि, प्रोजेक्टिव टेस्ट होने के कारण परीक्षार्थी के द्वारा जो भी कहा या लिखा या पहचाना जाता है, उसे उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हम लिख लेते हैं या नोट कर लेते हैं या उसी से लिखवा लेते हैं, और उसे व्यक्ति के विचारों, संवेगों, आवश्यकताओं व इच्छाओं का परिचायक माना जाता है। वो जो भी बता रहा है वो ही उसकी इच्छाएं हैं, वही उसके संवेग हैं, वही उसकी विचार हैं, ये हम मान के उसकी चीजें लिखते जाते हैं। टीएटी जो है, हमारा टीएटी कुछ ऐसे सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें परीक्षार्थी को कार्ड्स में बनी तस्वीरों में से अलग अलग चरित्रों को पहचानना होता है, और जब वह उन्हें पहचान लेता है तो उसके माध्यम से, उसमें डिफरेंट जैसे एक पिक्चर हमने दी है उसमें डिफरेंट लोग कैरेक्टर्स हैं, तो उसे पहचानना होगा, और पहचानने के बाद जब वो उसे पहचान लेता है तो हम उसके माध्यम से उसकी खुद की सोच और उसके संवेगों को देख पाते हैं, क्योंकि मोस्टली कहते हैं ना, इंसान वही देखता है जो उसके अंदर चल रहा होता है। तो जब वो पहचान लेता है और हमें बताता है, तो हम उसको बहुत ही साइलेंटली ऑब्जर्वेशन के द्वारा नोट करते जाते हैं, और उसके द्वारा ही हमें उसकी सोच और समझ और उसके विचारों और संवेगों का पता चलता है। क्योंकि व्यक्ति अधूरे चित्रों, जो इनकम्प्लीट ही फिगर्स हैं, अधूरे चित्रों, क्योंकि बस 2 फिगर है, उसके बाद पूरी कहानी बनानी है, उसको समझने के लिए अपने भाव व्यक्त कर लेता है, क्योंकि 2 फिगर से या एक पिक्चर से उसका पूरी थ्योरी आपको बता दी, तो हमें उसकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पता चल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा प्रयोज्य है, 99% टाइम ऐसा होता है कि जो हमारा प्रयोज्य है, वो जो उसको जब फोटोज हम दिखाते हैं या कार्ड्स हम दिखाते हैं, तो वो अपने आप को ही आत्मसात कर लेता है उन फोटोज के साथ। वो भी इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स को अपने कैरेक्टर से जोड़ लेता है। तो जो हमारा ओरिजिनल टीएटी है, उसमें तो हमारे 30 स्टैंडर्डाइज्ड कार्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो परीक्षण है, इसमें हमारे 11 कार्ड्स हैं, मतलब 11 ऐसे कार्ड्स हैं जो सभी एज और सभी जेंडर के लोगों के लिए हो सकते हैं। 7 कार्ड हमारे मेल्स के लिए हैं और 7 फीमेल्स के लिए हैं, ठीक है। और एक ब्लैंक अंतिम कार्ड बाद में प्रयोग करते हैं हम। इसमें अब क्या करना है हमें, जो हमारा एक्सपेरिमेंटर होगा वो क्या करेगा, उमा चौधरी द्वारा बताए गए 10 कार्ड्स का उपयोग करेगा, क्योंकि ये कार्ड भारतीय परिवेश को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, इसलिए हम इनको यूज करेंगे, ठीक है। उन्होंने इससे बहुत छोटे छोटे से बिल्कुल माइनर चेंजेस किए हैं, और ये कार्ड किसी भी आयु, संस्कृति व समाज के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। इसमें मरी द्वारा दी गई नीड प्रेस थ्योरी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नीड प्रेस थ्योरी का प्रयोग किया गया है। इसमें व्यक्ति की अपनी खुद की आवश्यकताओं और प्रेरणाओं के बाहरी अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो रही हमारी बात कि बेसिक इसका है क्या, और ओरिजिनल टीएटी में 31 कार्ड्स है, वहीं हमारे में कितने कार्ड्स हैं, और आपको तो इसमें 10 ही यूज करने हैं, 9 कार्ड्स आपको वैसे, और एक कार्ड आपका ब्लैंक होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आपने अपना उद्देश्य लिखा, इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, मैंने आपको दे दिया है
क्योंकि इंट्रोडक्शन लिखोगे तभी आप प्रैक्टिकल टाइम से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हो। इसके बाद आपका आ जाएगा परीक्षार्थी की विशेषताएं यानी कि सब्जेक्ट पर्टिकुलर्स। उसमें नाम डाल दो जिस भी प्रयोज्या पे कर रहे हो, नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, नाम, आयु, लिंग, शिक्षा स्तर। ठीक है, फिर मटेरियल यानी कि परीक्षण सामग्री, आपके टीएटी कार्ड्स हो गए 10, स्टॉप वॉच हो गई। स्टॉप वॉच नहीं होगी बेटा अभी ऑनलाइन, अभी थोड़ा सा पैंडेमिक समय चल रहा है, तो अपने फोन की जो वॉच है उसे स्टॉप वॉच बना लेना, वरना स्टॉप वॉच तो आपको देखनी आती ही है ना। हमारा मेन पर्पस है कि आपको आनी चाहिए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा उसका यूज करते हैं प्रैक्टिकल्स में, और प्रैक्टिकल्स में वो अपना अहम रोल प्ले करती है स्टॉप वॉच। तो अभी स्टॉप वॉच के लिए अपने मोबाइल में जो स्टॉप वॉच होती है उसका यूज कर लीजिएगा, और पेपर पेंसिल, क्योंकि आपको इसमें स्टोरीज लिखवानी है। ठीक है, और ये जो कार्ड्स है मैं आपको भेज दूंगी, आप इसको दिखा दिखा के स्टोरीज लिखवा सकते हैं। ये आपके देखिए 9 कार्ड्स है, एक ब्लैंक होगा इसमें। ये सारे कार्ड्स मैं आपको दूंगी अलग अलग, ये तो मैंने एक साथ शो कर दिए हैं आपको। इसके बाद ये पहला हमारा कार्ड है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते, पहले बता दें क्या क्या करना है। फिर अरेंजमेंट की बात आती है, तो अरेंजमेंट में आप जैसे लिखते हैं वो अरेंजमेंट की सर्वप्रथम प्रयोगशाला का वातावरण यथासंभव शांत व सौहार्दपूर्ण रखा गया। परीक्षण से संबंधित सभी सामग्री को एकत्रित करके रख लिया गया। तत्पश्चात प्रयोगशाला में प्रयोज्या की बैठने का उचित प्रबंध किया गया। ठीक है, तथा उसके बाद परीक्षणकर्ता व परीक्षार्थी के बीच बातचीत के द्वारा सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किया गया। तत्पश्चात परीक्षार्थी को परीक्षण से संबंधित निर्देश दिए गए। ये आपका अरेंजमेंट में आएगा जैसे आप लिखते आए हों। अब इसके बाद परीक्षार्थी को निम्नलिखित निर्देश दिए, इंस्ट्रक्शन का कॉलम है, जैसे आउटलाइन बनी है वैसे ही आपको लिखना है, इसलिए मैंने आपको इसे बना के भी दिखा दिया कि अब आपको उनको निर्देश दे देने हैं कि आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपके ऊपर एक सरल और रुचिकर परीक्षण करने जा रही हूँ। इस परीक्षण की सफलता आपके सहयोग पर निर्भर होगी। ये परीक्षण कुछ चित्रों से संबंधित है जिन्हें देखकर आपको कहानियां लिखनी है। ये कहानियां कैसी भी हो सकती हैं, जैसे चरित्र प्रधान, सामूहिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक या पारिवारिक। ये किसी भी विषय वस्तु पर आधारित हो सकती हैं। मैं एक एक करके आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, आपको इनमें से हर एक पर अलग अलग कहानी बनानी है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप अपनी कल्पना से कितना सुंदर कहानी बना सकती हैं। ये आपके इंस्ट्रक्शन होंगे, अभी इंस्ट्रक्शंस खत्म नहीं हुए। कहानी बनाने में आपको 4 बातों का ध्यान रखना है कि पहले क्या बात हुई है जिससे ये घटना चित्र में दिखाई दे रही है। ठीक है, जो भी आपको भी मैंने पहला कार्ड दिखाया उसी को ही इमेजिन कर लीजिए, उसमें आपको बताना है, इंस्ट्रक्शन देना है कि जो आप कहानी बना रही हैं उनमें 4 एलिमेंट्स का होना जरूरी है कि पहले क्या बात हुई है जिसकी वजह से ये घटना चित्र में दिखाई दे रही है, दूसरा इस समय क्या हो रहा है, तीसरा चित्र में क्या हो रहा है, कौन लोग हैं, वह क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या भाव उठ रहे हैं, फिर कहानी का अंत क्या होगा। दिल खोलकर कहानी बनाएं। प्रत्येक कहानी के लिए लगभग 5 मिनट का समय है। अंत में आपको एक खाली कार्ड दिखाया जाएगा जिसके लिए निर्देश है। यह अंतिम एक खाली कार्ड है, इसमें कोई भी चित्र नहीं बना है। आप इसमें जो भी चित्र चाहें सोच सकती हैं। इस कार्ड में पहले कुछ चित्र सोचो और फिर इसमें पहले की तरह 4 बातों का ध्यान रखते हुए एक कहानी बना दो। तो वेरी सिंपल, तो सारे इंस्ट्रक्शन अगर आपको पता है तो चीजें इतनी दिक्कत नहीं करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको पता है कि वैसे ही लिखना है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला का वातावरण यथासंभव शांत व सौहार्दपूर्ण रखा गया। परीक्षण से संबंधित सभी सामग्री को एकत्रित कर लिया गया। तत्पश्चात परीक्षार्थी को परीक्षण से संबंधित निर्देश दिए गए। ठीक है, इसके बाद परीक्षार्थी को उचित रूप से बैठाया गया व परीक्षणकर्ता द्वारा परीक्षार्थी को एक एक करके कार्ड दिखाया गया। परीक्षार्थी कार्ड को देखकर उनसे संबंधित कहानी बनाता गया। ठीक है, उन 4 बातों का ध्यान रखते हुए व उन कार्ड के प्रति अपनी अनुक्रिया को व्यक्त उसने किया।
ठीक है। इस प्रकार परीक्षार्थी ने सभी कार्ड्स के प्रति अपनी अनुक्रिया व्यक्त की और कहानी बनाई। अंत में परीक्षार्थी ने एक खाली कार्ड के प्रति अपनी अनुक्रिया व्यक्त की व अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर कहानी का निर्माण किया। ये हमारा यहाँ तक हो गया। इसके बाद लिखना कि इस प्रकार परीक्षार्थी ने सभी 10 कार्ड्स के प्रति अपनी अनुक्रिया व्यक्त करके कहानी का निर्माण किया। परीक्षार्थी द्वारा कहानियों का निर्माण करने में 40 मिनट का समय या 50 मिनट का समय, जितना भी समय लग गया हो वो आप बता देना यहाँ पे। तत्पश्चात परीक्षार्थी से वार्षिक रिपोर्ट लेकर उसे धन्यवाद कहकर हमने विदा कर दिया। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। आपको एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही करके रखना है, मैं ये प्रैक्टिकल फाइल में आप कैसे लिखोगे वो बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद प्रिकॉशंस लिख लेना कि जो प्रिकॉशंस लिखते हो कि हमने प्रयोगशाला का वातावरण शांत रखा व सौहार्दपूर्ण रखा, परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार के पक्षपात से दूर रखने की पूरी कोशिश की या रखा गया। फिर उसके बाद आपको लिखना है परीक्षार्थी को पूरी तरह आश्वस्त किया गया कि उसे या उसके द्वारा दी गई प्रतिक्रियाएं गुप्त रखी जाएंगी। परीक्षार्थी को निर्देश भली भांति समझा दिए गए। कहानियों का विश्लेषण बहुत सावधानी पूर्वक किया गया। ये हमारे हो गए प्रिकॉशंस। अब हमारी वर्बल रिपोर्ट कि आपको परीक्षण कैसा लगा, परीक्षण करने में कोई समस्या तो नहीं हुई, आपकी कहानी का मूल क्या है, परीक्षणकर्ता आपको कौन सा चित्र, परीक्षणकर्ता बोलेगा आपको कौन सा चित्र सबसे अच्छा लगा या आपको कौन सा चित्र सबसे कम अच्छा लगा, ये आपकी वर्बल रिपोर्ट में आ जाना चाहिए। इसके बाद प्रदत्त संग्रह तालिका, आपने इमेजिन करो जो आपका पहला कार्ड है ये आपने दिखा दिया, ये तो सारे कार्ड्स हैं, ये पहला कार्ड है ये आपने दिखा दिया, ये आपका ये जो पहला कार्ड है ये आपने यहाँ पे दिखा दिया। इसके बाद आपने इसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं और फिर ये कार्ड दिखा दिया। कार्ड दिखाने के बाद उसने कहानी जो भी बनाई होगी उन 4 बातों का ध्यान रखते हुए अब आपको इसमें लिखनी है। जैसे कि कार्ड नंबर 1 यहाँ डाल दोगे, यहाँ कार्ड नंबर 1 और उसका अब आपको जैसे उसने लिखा है कि एक गरीब अनाथ लड़का है जो संगीत के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है, संगीत सीखना चाहता है, पर गरीबी के चलते वह संगीत सीखने में सफल नहीं हो पा रहा है और भविष्य में वो एक सफल स्टार वादक बनना चाहता है। ऐसे करके आपने कोई भी कहानी उससे मतलब कोई भी कहानी उसने लिख ली आपकी। तो ये कहानी मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो कार्ड नंबर 1 यहाँ पे आप डाल दोगे बेटा। नायक में क्या हो जाएगा, एक लड़का। आवश्यकता उसकी क्या हो जाएगी, कौन सी आवश्यकता इस टाइम दिखाई दे रही है, अचीवमेंट मोटिव ना, अचीवमेंट नीड है यहाँ पे, तो उपलब्धि आवश्यकता आ जाएगी। और दबाव कौन सा है, गरीबी। जो प्रेशर्स कौन से होते हैं जो हम पे दबाव बना देते हैं सिचुएशंस में, है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दबाव में गरीबी। और फिर सार आपका वही कि छोटा सा कि गरीब अनाथ लड़का था जो संगीत के क्षेत्र में कुछ करना चाहता था, बहुत गरीबी थी जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन उसने उस गरीबी को किनारे कर दिया और भविष्य में वो एक अच्छा सितार वादक बना। ठीक है, अभिरुचि संघर्ष और मनोभाव में लिख देना। अभिरुचि किस में है उसकी, संगीत में, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष। ठीक है, संघर्ष किसके लिए कर रहा है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष। अगर कोई मनोभाव भी दिखाई दे, कोई इमोशन भी दिखाई देता है आपको, तो वो भी आप इस कॉलम में लिख सकते हो। और परिणाम में, परिणाम भी कई तरह के होते हैं, पूर्ण व निश्चित या पूर्ण या निश्चित, ऐसे करके कई तरह के। ठीक है, अब एक और देख लो। अब जैसे ये आपका जो सेकंड वाला है यही देख लो थोड़ा सा, ये वाला जो है ये देख लो। तो इसमें अगर आपको कहानी लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख दोगे कार्ड 2। नायक में लिख दोगे परिवार है, पालन पोषण की आवश्यकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं फैमिली के। और खतरा क्या है, दबाव क्या है, खतरा। ठीक है, अब जैसे उसने कहानी क्या बनाई थी, कहानी होगी तभी हम ये सब चीजें डिसाइड कर देंगे कि एक गांव में एक परिवार रहता था। उस वर्ष उस गांव में सूखा पड़ गया
और तब परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर सूखे की समस्या का समाधान किया। वह अपने परिवार का पालन पोषण किया। ठीक है, तो हमारा नायक क्या हो जाएगा, नायक में पूरा परिवार आ गया। आवश्यकता हमारी क्या आ जाएगी, पालन पोषण की आवश्यकता। दबाव में खतरा क्या था, सूखे का खतरा था। और सार में यही छोटी सी कहानी को ये जो आपकी बड़ी सी कहानी वो लिखेगा, उसको आपको शॉर्ट में करके लिख देना है सार में। और ये फिर हमारा आता है अभिरुचि में क्या आ जाएगा, कृषि में रुचि थी उनकी, इसलिए तो उन्होंने सूखे पे विजय प्राप्ति की और परिवार के लिए संघर्ष इसमें दिखाई देगा। और परिणाम क्या है, पूर्ण हुआ ना परिणाम। अगर वो बस बता के छोड़ देते कि सूखा पड़ा तो वो अपूर्ण व अनिश्चित होता परिणाम। ठीक है आपका। इसके बाद आपको मेन चीजें शुरू होती हैं, व्याख्या व विवेचना करनी है। तो व्याख्या करने के लिए पहले तो आपको बता देना है पर्पस कि उमा चौधरी द्वारा दिए गए टीएटी के भारतीय अनुकूलन द्वारा परीक्षार्थी के व्यक्तित्व का मापन करना इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद आपने जो भी सिलेक्शन किया कि आपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस भी एक स्नातक स्तर की परीक्षार्थी का चयन किया गया व परीक्षण से संबंधित उसको सभी निर्देश आपने भली भांति समझा दिए। तत्पश्चात परीक्षणकर्ता ने परीक्षार्थी को एक एक करके कार्ड दिखाई, मतलब जो भी आपने एडमिनिस्ट्रेशन में किया वो आप बता दोगे और साथ ही साथ बताओगे उसके अनुक्रियाओं को। उसने अनुक्रियाएं अपने व्यक्त की और आपने परीक्षण को पूर्ण करवा लिया उससे। उसके बाद अब आप लिखना शुरू करोगे कि यह परीक्षण एक प्रक्षेपी, मतलब थोड़ा सा आपने बता दिया, उद्देश्य लिख के एडमिनिस्ट्रेशन बता दिया कैसे किया, क्या प्रोसीजर रहा आपका। उसके बाद बताओगे कि यह परीक्षण प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टिव मेथड से संबंधित है। थीमेटिक शब्द थीमा से बना हुआ है जिसका अर्थ है कथानक या कहानी बनाना। ठीक है, थीमेटिक का अर्थ ही है, थीमा से बना हुआ जिसका अर्थ है, थीमेटिक का अर्थ है कथानक या कहानी बनाना। और इसमें आपने अपना प्रत्यक्षीकरण एक सक्रिय चयनात्मक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यहाँ बता देना, क्योंकि वो जैसे परसीव कर रहा है, जिस तरह से कहानी बना रहा है, वो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, टीएटी व्यक्तित्व का एक ऐसा प्रक्षेपी अनुभव परीक्षण है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से मापने और समझने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, बता देना। अब इसमें आगे बताओगे नेक्स्ट पैरा से कि टीएटी की कहानियों का जो विश्लेषण करके परीक्षार्थी, टीएटी की कहानियों का विश्लेषण करके परीक्षार्थी के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इसकी कहानियों का विश्लेषण करने का कोई भी एक स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि यही रूल फॉलो करो। डिफरेंट जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की कहानियों का विश्लेषण अपने अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, ये बता दिया आपने। फिर आप पैरा चेंज करोगे, फिर आप बताओगे कि बैलेक ने कहानियों का विश्लेषण करने के लिए 10 श्रेणियों का वर्णन किया था कि उन्होंने जो भी कहानी होती थी उसमें 10 पार्ट्स बताए थे कि सार के रूप में, नायक के रूप में, आवश्यकता के रूप में, दबाव के रूप में, कहानियों के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में, महत्वपूर्ण संघर्ष के रूप में, चिंता का स्वरूप, मानसिक संघर्ष के प्रति मनोरचनाएं, परा अहम की कठोरता और अहम का संगठन, ये बैलेक ने बताया था। इसके बाद जो मरी थी, मरी ने भी अपनी अलग चीजें बताई। मरी ने बताया कि कहानियों का विश्लेषण उन्होंने मुख्यतः 6 भागों में बांटकर किया। जैसे उन्होंने बताया, अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि हमने जो टेबल बनाई थी उसमें यही 6 पार्ट्स लिखे हुए थे, इसके अलावा कोई और नहीं थे। कि नायक बताया कि आप जो कहानी बना रहे हैं उसमें नायक तो होना चाहिए, क्योंकि कहानी का जो केंद्रीय सेंट्रल पॉइंट है वही कौन होता है, नायक होता है। और इसी नायक के साथ व्यक्ति अपने आप को पहचान पाता है। ठीक है, या उसी रूप में अपने आप को देखता है। सामान्यतः किसी एक कहानी में एक ही नायक होता है, किंतु एक से अधिक भी नायक हो सकते हैं। ये लिखना है बेटा आपको, नायक के पोर्शन जब आप डिस्कशन लिख रहे होगे तो वहां पे जैसे मैंने बताया कि पहले उद्देश्य लिखोगे, फिर पूरा प्रोसीजर लिख दोगे और फिर आपको अपना बताना है थोड़ा सा। मरी का ये जो रहा है आपका कि थीमा से बना हुआ है, ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है, थीमेटिक सब थीमा से बना है जिसका अर्थ होता है कथानक है, कहानी। जो भी मैंने भी बोला वो आप लिखोगे पैरा चेंज करके, फिर बैलेक का लिखोगे, फिर आप मरी पे आओगे कि इन्होंने क्या बताया, फिर आप इंटरप्रिटेशन करोगे। ठीक है, पहले आप बता दोगे नायक की हेडिंग डाल के कहानी का जो
सेंट्रल पॉइंट है या केंद्रीय पात्र है वो नायक होता है, और इसी नायक के साथ व्यक्ति अपने आप को पहचान पाता है। एक कहानी में एक ही नायक होता है, पर एक से अधिक नायक भी हो सकते हैं, ठीक है, और जिसकी कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं होती हैं जिससे उसे नायक के रूप में पहचान मिल पाती हैं। अब नायक क्या है? नायक कहानी में 1 2 3 4 पॉइंट डाल के लिख देना कि नायक कहानी में वो है जिसमें सबसे अधिक रुचि दिखाई जाए। नेक्स्ट डाल देना, वह पात्र चित्र में कहीं ना कहीं अवश्य होना चाहिए। ये नहीं कि उसका पिक्चर ही नहीं बना और हम उसको नायक के रूप में इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा सॉरी, वह पात्र नायक होगा जो कथानक में मुख्य भूमिका निभा रहा हो और मुख्य कथानक उसी से जुड़े होने चाहिए। नेक्स्ट, वह पात्र जो परीक्षार्थी की आयु, लिंग और आर्थिक सामाजिक स्थिति का हो। नेक्स्ट, जिसके लक्ष्य, भाव, विचार परीक्षार्थी से मिलते जुलते होने चाहिए। अधिक उम्र के नायक के साथ बेटा रात हटा देना इसमें, साथ तदात्मीकरण परीक्षार्थी की परिपक्वता को तथा कम उम्र के नायक के साथ तदात्मीकरण परीक्षार्थी के प्रतिगमन का सूचक है। हमने कहा ना, हमें इसकी हर एक चीज से एक क्लू मिलेगा, अब हमें उसी की एनालिसिस भी करनी होती है। नेक्स्ट है हमारा आवश्यकता की, हम बात करते हैं, ठीक है। आवश्यकता कौन सी थी? जैसे उसमें अचीवमेंट मोटिव था बच्चे के अंदर, तो देखो ये आपको पूरे पता होने चाहिए। जब आपको नीड्स पता होंगी तभी आप पता कर पाओगे कि इसमें कौन सा मोटिव है, ठीक है। जब कुछ पाना चाह रहा था ना तो उसमें अचीवमेंट मोटिव है, अगर वो गुस्सा कर रहा होता तो उसमें अग्रेशन मोटिव होता, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आवश्यकता में? इसके अंतर्गत नायक के उन व्यवहारों का विश्लेषण किया जाता है जिस पर वो सबसे ज्यादा जोर डाल रहा होता है, जिसमें नायक की आवश्यकता, प्रेरणा, संवेग का पता चलता है। नायक की आवश्यकता, प्रेरणा, संवेग ही परीक्षार्थी के समझे जाते हैं। ये जो नायक की आवश्यकता है, प्रेरणा, संवेग, सभी परीक्षार्थी के समझे जाते हैं। परीक्षार्थी किसी एक हीरो के साथ तादात्म्यकरण स्थापित करके उसी के माध्यम से अपनी आंतरिक आवश्यकताओं और वातावरण की दशाओं का उल्लेख करता है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। इस परीक्षण द्वारा जिन मुख्य आवश्यकताओं का मापन होता है वो यही है बेटा, ठीक है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप वहां कॉलम में भरते हो। फिर बात होती है हमारी कि दबाव यानी कि प्रेशर की। ये सारी चीजें जो है हमारे मरे ने बताई थी। दबाव का तात्पर्य क्या है, प्रेशर क्या है? वातावरण की शक्तियां जो भी हमें हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करती हैं। आवश्यकता व्यक्ति के अंदर उसके व्यवहार के निर्धारकों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, और दबाव उसके परिवेश में व्यवहार का महत्वपूर्ण निर्धारक है। दबाव यह बताती है कि नायक को किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। दबाव के अंतर्गत कहानी के वातावरण के उन चरों और शक्तियों का विश्लेषण किया जाता है जिसमें नायक की आवश्यकता की ना तो संतुष्टि होती है और ना ही असंतुष्टि होती है, ठीक है। मरी ने कहानियों को में प्राप्त की जाने वाली निम्न प्रकार के प्रेशर्स बताए हैं, जो ये हैं कि जैसे हमारा अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा एफिलिएशन दिखा रहा हो, कोई बहुत दोस्ताना बात कर रहा हो, कि कोई दोस्त उससे बहुत प्रेशर कर रहा हो, या कोई स्पेसिफिक कोई, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि परिवार वाले में किसी खास अवस्था या गरीबी में रहना, तो वहां पे अगर दबाव की हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा लैक, ठीक है। तो ये आपके प्रेशर्स हैं, इन्हीं में से चूज कर करके बेटा लिखिएगा, अपनी कहानी को देखिएगा कि कहानी में क्या क्या चीजें आ रही हैं। इसके बाद हमारा आता है सार। सार कहानी की संक्षिप्त को बताता है कि मतलब वो आराम से आपको बता देगा कि इस सार, बेटा साल सार है, इस सार का उद्देश्य भिन्न भिन्न दबाव और अभिषेक अदाओं, ठीक है, अभिषेक नहीं मतलब जो हमारा इस सार का जो उद्देश्य है भिन्न भिन्न दबाव और आवश्यकताओं की अंतःक्रिया का अध्ययन करना है, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक हुआ है, आवश्यकताओं की अंतःक्रिया का अध्ययन करना है, ठीक है। मरी के अनुसार नायक की आवश्यकता और दबाव का प्रतिफल क्या है? कथानक होता है।
मरी के अनुसार नायक की जो आवश्यकता है और उसकी जो दबाव है, जब ये इंटरेक्शन करते हैं तब एक कहानी आपस में बन जाती है। तो ये उन्होंने बताया। अब नायक नायक की कोई एक आवश्यकता और एक दबाव या कई दबाव आपस में मिलके एन और पी, एन फॉर नीड और पी फॉर प्रेशर, थीमा बनाते हैं। ठीक है, एन फॉर नीड और पी फॉर प्रेशर यानी कि थीमा बनाते हैं। मरे ने इसी आधार पे व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया है। उनके अनुसार हमारी आवश्यकता को पूरा करने में कुछ सहायक बाधक तत्व होते हैं। इन्हीं की अंतःक्रिया एक सामान्य कथानक है। छोटे छोटे कथानक मिलके एक जटिल कथानक बना देते हैं, इनका ये कहना था। तो ये आप सार में यहाँ पे लिख देना नेक्स्ट में। इसके बाद आता है अभिरुचि, संघर्ष और मनोभाव, यानी कि इसमें कहानी में नायक की मुख्य रुचियां और जो भी मानसिक संघर्ष है उन सब का वर्णन करेंगे हम। नेक्स्ट है कहानी। कहानी, हर कहानी का कोई ना कोई तो परिणाम होगा, और सामान्यतः जो परिणाम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पूर्ण व निश्चित, अपूर्ण व निश्चित। आपको कहानी पढ़ के समझ में आ जाएगा पूर्ण है कि अपूर्ण है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो नायक की आवश्यकता है वो कितनी थी और वातावरण में कितने दबाव थे, उनकी तीव्रता क्या थी, आवृत्ति क्या थी, नायक को वातावरण से कितनी सुविधाएं और कितनी कठिनाइयां मिली, नायक उन कठिनाइयों के साथ ज्यादा शक्ति से सामना कर रहा है या अपने आप को वहां पे समर्पित कर दे रहा है। हमें हर चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से एनालाइज करना है। नायक सक्रिय है या निष्क्रिय है, वह स्वयं को वह स्वयं दूसरों को नियंत्रित कर रहा है या स्वयं दूसरों के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। ठीक है, अब हमें ये सब चीजें यहाँ पे देखनी है। नायक को दंड मिल रहा है या पुरस्कार मिल रहा है, नायक में अपराध बोध जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इतना करने के बाद अब आपका मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होगा कि टीएटी की कहानियों की विश्लेषण से अंतर्वैयक्तिक संबंध का भी पता चलता है। ये आप पैरा चेंज करके लिखना स्टार्ट कर दिया, हमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का ही तो पता चल रहा है यहाँ पे। कहानी के नायक का दूसरे पात्रों जैसे कि माता पिता, भाई बहन, ठीक है, दूसरे के प्रति व्यक्ति से परीक्षार्थी के प्रति पारिवारिक सामंजस्य की जानकारी मिलती है, क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जो ये यहाँ पे जो परीक्षार्थी है वो नायक के रूप में खुद को रख रहा है और बाकी अपने परिवारिक जनों को रख के कहानी बना रहा है। तो नायक, फिर से सुन लो, यहाँ पैरा चेंज करके आप लोग को लिखना अब स्टार्ट करना है। नायक की कहानियों की विश्लेषण से अंतर्वैयक्तिक संबंध का पता चलता है। लिख लो। कहानी के नायक का दूसरे पात्रों यानी कि माता पिता, भाई बहन, दूसरों के प्रति व्यक्ति से परीक्षार्थी के पारिवारिक सामंजस्य का पता चलता है। नायक का अपने साथ के दूसरे लोगों, साथियों, अधिकारियों के साथ सामान्य संबंध परीक्षार्थी के सामान्य सामाजिक समायोजन का सूचक है। इससे हमें पता चल जाएगा ना। स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट से भी, जो उसने संरचना बनाई है कथानक की, से भी परीक्षार्थी के व्यक्तित्व पर हम प्रकाश डाल सकते हैं या उसके व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। वास्तविक, संगठित और मौखिक और पूर्ण कथानक परीक्षार्थी के स्ट्रॉन्ग ईगो को दर्शाता है। ठीक है, अवास्तविक, काल्पनिक और अपूर्ण कथानक व्यक्ति के वीक ईगो को दिखाता है, वह एबनॉर्मल पर्सनैलिटी का सूचक है। ये आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप टीएटी एक सब बिग प्रैक्टिकल और बहुत ही ज्यादा डेप्थ नॉलेज की जरूरत है इसमें। आपको ये सब चीजें लिखनी है, पता होना चाहिए। परीक्षार्थी द्वारा लिखी गई, पैरा चेंज करना फिर बताना, परीक्षार्थी द्वारा लिखी गई 10 कहानियों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि परीक्षार्थी में अब जो जो आपको उसमें मिला हो कि उपलब्धि, आवश्यकता, पालन पोषण की आवश्यकता, सहानुभूति की आवश्यकता, आक्रामकता की आवश्यकता,
सुरक्षा की आवश्यकता की प्रधानता है। जिन भी आवश्यकताओं की प्रधानता है वो आपको यहाँ से लिखना आप शुरू करना है। अब सिर्फ आपको परीक्षार्थी के बारे में लिखना है। अब क्यों? क्योंकि परीक्षार्थी द्वारा लिखित कहानियों में नायक में यही सब आवश्यकताएं मूल रूप से उभर कर सामने आई। ये वहां पे लिख देना। इन सभी आवश्यकताओं में पालन पोषण की आवश्यकता या आक्रामकता की आवश्यकता, जो भी आवश्यकताएं हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत सारी आवश्यकताएं उभर कर सामने आई, पर उसमें से जो सबसे ज्यादा डोमिनेट है एक, वो लिख देना। क्योंकि 10 में से 4 कहानियों में वो आवश्यकता पाई गई या 6 कहानियों में वो आवश्यकता पाई गई, ये बता देना। ठीक है। अतः 10 कहानियों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जैसे मैं बता रही हूँ कि पालन पोषण की जो आवश्यकता है वो नायक की मुख्य मुख्य आवश्यकताओं में से एक है। ठीक है। तो पहले तो आपने बता दिया कि 10 कहानियां लिखी, 10 कहानियों में ये आवश्यकताएं पाई गई, पर उन 10 में से 6 कहानियों में उसने आक्रामकता की आवश्यकता या पालन पोषण की आवश्यकता मुख्य रूप से पाई गई। उसने इसी की बात बार बार की, तो ये आपको बता देना है वहां पे। ठीक है। उसके बाद पैरा चेंज करना, फिर बताना कि विभिन्न आवश्यकताओं से संबंधित दबाव पर ध्यान देने से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षार्थी आवश्यकता की संतुष्टि करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। सूखा पड़ा था, उन्होंने किसानी की। ठीक है। तो ये आप बताना, वह परिस्थिति को अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के अनुसार मोड़ सकता है। ठीक है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि परीक्षार्थी की अहम शक्ति बहुत मजबूत है, संगठित है। मजबूत अहम शक्ति एक समायोजी व्यक्तित्व का गुण है। अतः यह स्पष्ट होता है कि परीक्षार्थी एक सामाजिक व्यक्तित्व का स्वामी है। ये मैं इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ कि अगर ऐसी कहानियां आएंगी तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है। क्योंकि हमें तो पहले किसकी आवश्यकता की बात करनी, फिर दबाव की बात करनी है। फिर आप सार की बात करोगे कि परीक्षार्थी द्वारा लिखी गई 10 कहानियों के सार वास्तविक है कि अवास्तविक है, ये बता देना। और उसके द्वारा लिखी गई अधिकतर कहानियों का जो अंत है वो सुखद है या दुखद है, ये बताना। और पूर्ण है या अपूर्ण है, जिससे यह ज्ञात होगा कि परीक्षार्थी को दुनिया के देखने का तरीका सकारात्मक है या नकारात्मक है। वह दुनिया को सकारात्मक रूप से देखता है अगर तो सकारात्मक ढंग से वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा होगा, और नकारात्मक ढंग से अगर देखता है तो वो बहुत ही परेशानियों या अपने ही खुद के संघर्षों में उलझा होगा। ठीक है। अगर सकारात्मक है तो पता चल जाएगा कि वो आशावादी है, अगर नकारात्मक है तो पता चलेगा कि वो निराशावादी व्यक्तित्व को धारण करता है। फिर बताना नेक्स्ट पैरा चेंज करके, परीक्षार्थी द्वारा लिखी गई कहानियों में परीक्षार्थी द्वारा दिखाए गए अभिरुचि, संघर्ष व मनोभाव उसकी आवश्यकता के ही अनुरूप है या अनुरूप नहीं है, जो एक समान व्यक्तित्व का द्योतक है। ठीक है। अतः परीक्षार्थी ने सभी कहानियों में अभिरुचि, संघर्ष व मनोभाव अपनी आवश्यकता और दबाव के अनुरूप ही दिखाए हैं, ये बता देना। अतः अल्प मात्रा में ही परिस्थिति के अनुकूल मानसिक संघर्ष परीक्षार्थी द्वारा दिखाए गए, छोटे छोटे से ही दिखाए। ठीक है। जो भी इसने इमोशंस दिखाए, अतः अनुकूल अहम का को उसने शो कर दिया कि मतलब एक एडेप्टिव ईगो को उसने दिखाया है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि परीक्षार्थी एक उत्तम व्यक्तित्व का क्या है, स्वामी है। अब आप बता देना कि परिणाम जो उसका आया कि वो पूर्ण था कि अपूर्ण था। कोई भी ऐसी कहानी नहीं है जो अपूर्ण हो। ठीक है। ये बताना अगर अपूर्ण उसने नहीं छोड़ी है, या अगर छोड़ी है तो उसने बताना कि जो भी 10 कहानियां उसने उसमें लिखी हैं उसमें से 4 कहानियों का जो परिणाम है पूर्ण है, बाकी 6 का अपूर्ण है। ठीक है। ऐसे बता देना। और अगर पूर्ण है तो उसका व्यक्तित्व उतना ही ज्यादा संगठनात्मक होगा, और उसमें अच्छी निर्णय डिसीजन एबिलिटी होगी, निर्णयकर्ता परीक्षार्थी में निर्णयकर्ता, संगठनात्मक क्षमता जैसे गुण पाए जाएंगे। और अगर उसका जो कथानक वो परिणाम है वो अपूर्ण होगा तो उसका अपोजिट होगा, उसके संगठनात्मक उसमें नहीं होगा, वो असंगठन होगा उसके पर्सनैलिटी में। ठीक है। अब इस प्रकार जिसका स्वरूप आप बता देना कि डीएटी की सभी कहानियों का विश्लेषण करने के आधार पर ये कहा जा सकता है कि परीक्षार्थी जो है एक समान व्यक्तित्व का व्यक्ति है। अगर उसमें नहीं है तो लिख देना कि समान व्यक्तित्व का व्यक्ति नहीं है, और उसमें अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार संतुष्ट, अपने आप को खुद को संतुष्ट करने व परिवार को संतुष्ट करने की पर्याप्त क्षमता है या नहीं है, ये सब लिखना है बेटा।
अब इसके बाद से कुछ आपको प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में लिखना है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट होता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये लिखोगे। तो उसके प्रकार लिखोगे, जैसे रुशाक है, एसोसिएशन टेस्ट है आपका, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, रोजनविक टेस्ट है, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है। ये सब लिखने के बाद महत्व लिख देना कि इस टेस्ट का क्या महत्व है, फिर अपना रेफरेंसेस लिख देना। यहाँ पे आपका ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। जो सीक्वेंस बताया है वो फॉलो करना। इसके अलावा जबरदस्ती कोई और चीजें मत लिखना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है। होपफुली आप लोग अच्छे से करोगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। पहले तो इसको कंडक्ट कर लो, होपफुली आप सबने कंडक्ट कर ही लिया होगा, और नहीं भी किया है तो मैं आज कार्ड्स दूंगी, उन कार्ड्स को देख के कहानी बनवाइए अपने प्रयोज्य से, और उन 4 चीजों का ध्यान रखिए जो मैंने बताया है। और फिर एनालिसिस करते समय जो भी मैंने रिजल्ट के टाइम बताया कि ये आवश्यकताएं हैं, ये प्रेशर हैं आपके, ये आपके इस तरह से सार लिखा जाएगा, ये सब चीजों का ध्यान रखिए, उसकी एनालिसिस करिए, और फिर जानिए कि जो बहुत ही थोड़ा सा अंदर से जिज्ञासा लाइए कि आप जानना चाहें कि सामने वाले इंसान का व्यक्तित्व कैसा है, तभी आप कर भी पाओगे, तभी आप मजे से करोगे, एंजॉय होके करोगे। अपने ही घर में ले लो कोई, उससे कहानियां लिखवाओ, ठीक है, और फिर उसको बताओ नहीं कि तुम वैसी ही कहानियां लिखोगी जैसे तुम हो, ऐसे नहीं, उसको दे दो कार्ड, उसको लिखने दो, ठीक है। ये तो हम मान के चलते हैं कि वो वैसी ही कहानियां लिखेगा जैसा वो खुद है, ठीक है। फिर हम उसकी पर्सनैलिटी को एनालिसिस करो, इससे आपको पता चल पाएगा कि वो और उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, या उसकी खुद की जो आसपास परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं, ठीक है। थैंक यू।